अच्छा, कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि कौन सी फिल्म पसंद आएगी? या फिर अमेज़न जैसी कंपनियां अपने ग्राहकों को बिना पूछे ही अलग-अलग ग्रुप्स में कैसे डाल देती हैं? इसका जवाब है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आज हम ऐसे ही 4 पावरफुल एल्गोरिदम्स को समझने वाले हैं जो मॉडर्न डेटा साइंस की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मान लीजिए हमारे पास ढेर सारा डेटा है, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा डेटा क्या है, मतलब कोई लेबल नहीं है। तो अब इसमें से काम की जानकारी और अंदर छिपे हुए पैटर्न को बाहर कैसे निकालें? बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सॉल्व करती है। इसको करने का एक बड़ा ही मज़ेदार तरीका है क्लस्टरिंग। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में बहुत सारे फल मिक्स हैं और आपको सेब, केले और संतरों के अलग-अलग ढेर बनाने हैं, वो भी बिना ये जाने कि किस फल को क्या कहते हैं। बस यही तो है क्लस्टरिंग, एक जैसी चीज़ों को अपने आप ग्रुप्स में बांटना। देखते हैं ये होता कैसे है। तो हमारा पहला एल्गोरिदम है के मीन्स क्लस्टरिंग। सोचिए, हमें ग्राहकों को उनकी शॉपिंग की आदतों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटना है। के मीन्स ठीक यही काम करता है। बस इसको एक चीज बतानी पड़ती है कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं। इसी नंबर को के कहते हैं, और जैसे ही के तय हो जाता है, एल्गोरिदम अपना काम शुरू कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा स्मार्ट है। सबसे पहले एल्गोरिदम के डेटा पॉइंट्स को रैंडमली चुनकर उन्हें क्लस्टर का शुरुआती सेंटर बना देता है। फिर हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे नज़दीकी सेंटर वाले ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसके बाद हर क्लस्टर के सेंटर को उस ग्रुप के सभी पॉइंट्स के औसत यानी मीन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस पॉइंट्स को ग्रुप में डालना और सेंटर्स को अपडेट करना तब तक चलता रहता है जब तक सेंटर्स अपनी जगह से हिलना बंद ना कर दें। और बस हमें हमारे फाइनल क्लस्टर्स मिल जाते हैं। अब देखिए, के मीन्स का सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्पीड और सिंप्लिसिटी। ये बहुत तेज है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि हमें पहले से ही बताना पड़ता है कि कितने क्लस्टर यानी के बनाने हैं। और दूसरी बात, ये उन क्लस्टर्स के साथ ठीक से काम नहीं कर पाता जो गोल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा साफ सुथरे गोल ग्रुप बनाने की ही कोशिश करता है। अरे, इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है इमेज कंप्रेशन। आप एक तस्वीर के लाखों रंगों को सिर्फ 16 मुख्य रंगों में बदल सकते हैं, मतलब k = 16 पर सेट कर सकते हैं। हर मुख्य रंग एक क्लस्टर का सेंटर बन जाता है। इससे इमेज का साइज बहुत कम हो जाता है, पर वो दिखती लगभग वैसी ही है। कमाल है ना? लेकिन तब क्या करें जब हमें पहले से पता ही ना हो कि कितने क्लस्टर बनाने हैं? या अगर हम ये समझना चाहें कि क्लस्टर आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? यहीं पर हमारा दूसरा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम काम आता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसे अपने डेटा के लिए एक फैमिली ट्री जैसा ही समझिए। ये सिर्फ ग्रुप्स नहीं बनाता, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी दिखाता है। इसका जो सबसे कॉमन तरीका है वो है बॉटम अप अप्रोच। ये हर एक डेटा पॉइंट को अपना खुद का एक छोटा सा क्लस्टर मानकर शुरू होता है। फिर एल्गोरिथम 2 सबसे करीबी क्लस्टर्स को ढूंढता है और उन्हें मिलाकर एक नया बड़ा क्लस्टर बना देता है। और ये सबसे करीबी क्लस्टर्स को जोड़ने का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे पॉइंट्स एक ही बड़े क्लस्टर में ना आ जाएं। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि के पहले से तय नहीं करना पड़ता। इसका जो रिजल्ट आता है वो एक चार्ट होता है जिसे डेंड्रोग्राम कहते हैं, वही फैमिली ट्री जिसकी हमने बात की थी। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और क्लस्टर्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये प्रोसेस बहुत धीमा है, खासकर जब डेटा बहुत ज़्यादा हो। अब इसका असली दुनिया में इस्तेमाल देखिए। आप ग्राहकों को उनके खर्च के आधार पर क्लस्टर कर सकते हैं। फिर उस डेंड्रोग्राम यानी फैमिली ट्री को देखकर खुद तय कर सकते हैं कि सबसे सही और नेचुरल दिखने वाले ग्रुप्स कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग तो समझ आ गई। अब चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दूसरे बड़े काम पर। जब डेटा में बहुत ज़्यादा फीचर्स या डायमेंशन हो, उसे सरल कैसे बनाया जाए। यहीं पर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की पावर काम आती है। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी पीसीए। सोचिए, आपके पास 100 फीचर्स वाला डेटा है। पीसीए क्या करेगा? इन 100 फीचर्स को कुछ गिने चुने नए आर्टिफिशियल फीचर्स में बदल देगा, जिन्हें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये नए फीचर्स इस तरह बनाए जाते हैं कि वो ओरिजिनल डेटा की ज्यादा से ज्यादा जानकारी या वेरिएंस को अपने अंदर समेट लें। फायदा तो बिल्कुल साफ है। कम फीचर्स का मतलब है कि बाकी मशीन लर्निंग मॉडल्स तेजी से काम करेंगे। लेकिन एक पेच है, इन नए फीचर्स को समझना।
क्योंकि ये नए कंपोनेंट्स ओरिजिनल फीचर्स के मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि असल दुनिया में उनका क्या मतलब है। जैसे एक कंपोनेंट कुछ ऐसा हो सकता है 0.6 गुना उम्र माइनस 0.4 गुना आमदनी, जिसका कोई सीधा साधा मतलब नहीं निकलता। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फेस रिकग्निशन। एक चेहरे की इमेज में हजारों पिक्सल हो सकते हैं ना। पीसीए इन हजारों पिक्सल को मुट्ठी भर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में बदल सकता है, जिन्हें आइगन फेसेस कहा जाता है। हर आइगन फेस चेहरे की एक खासियत को दिखाता है, जैसे चेहरे का औसत आकार, आंखों की जगह या नाक का शेप। और अब आते हैं पीसीए के, कह सकते हैं एक ज्यादा पावरफुल और मॉडर्न भाई पर, ऑटो एनकोडर्स। ये न्यूरल नेटवर्क हैं जो डेटा को कंप्रेस करना यानी एनकोड करना और फिर उसे वापस ओरिजिनल रूप में लाना यानी डीकोड करना सीखते हैं। और इनकी खासियत यह है कि ये मुश्किल नॉन लीनियर पैटर्न को भी पकड़ सकते हैं। जरा इसकी बनावट को देखिए। डेटा पहले एनकोडर से गुजरता है, जो उसे एक बहुत छोटे कंप्रेस्ड रूप में ढाल देता है। इसे बॉटलनेक कहते हैं। ये जो बॉटलनेक है ना, ये नेटवर्क को एक तरह से मजबूर करता है कि वो डेटा के सिर्फ सबसे जरूरी हिस्से को ही याद रखे। फिर डिकोडर उस कंप्रेस्ड डेटा से ओरिजिनल डेटा को फिर से बनाने की कोशिश करता है। लक्ष्य बस एक ही है, आउटपुट इनपुट के हूबहू जैसा हो। ऑटो एनकोडर्स बहुत बहुत पावरफुल हैं, खासकर एनॉमली डिटेक्शन यानी असामान्य चीज़ों का पता लगाने जैसे कामों के लिए। लेकिन हाँ, इन्हें ट्रेन करने के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है और ये पीसीए से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन्हें अक्सर ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये समझना मुश्किल होता है कि ये अपने फैसले कैसे ले रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फ्रॉड डिटेक्शन। सोचिए, आपने मॉडल को लाखों नॉर्मल ट्रांजैक्शन दिखाकर ट्रेन किया है, तो वो उनको बनाना सीख गया है। लेकिन जैसे ही कोई फ्रॉड वाला अजीब सा ट्रांजैक्शन आता है, मॉडल उसे ठीक से दोबारा नहीं बना पाता। इससे एक बड़ी रिकंस्ट्रक्शन एरर पैदा होती है और उस ट्रांजैक्शन को फ्रॉड की तरफ फ्लैग कर दिया जाता है। तो हमने 4 अलग अलग और बहुत ही पावरफुल तकनीकें देख लीं। अब सवाल ये उठता है कि भाई किस काम के लिए कौन सा टूल उठाना है। चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। तो ये टेबल हमारी फाइनल चीट शीट है, समझ लीजिए। सबसे जरूरी बात है क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बीच का फर्क समझना। अगर मकसद ग्रुप्स खोजना है तो स्पीड के लिए के मीन्स और स्ट्रक्चर को गहराई से समझने के लिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग में से चुन सकते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बनाना है तो पीसीए एक तेज लीनियर ऑप्शन है, जबकि ऑटो एनकोडर ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए एक पावरफुल नॉन लीनियर ऑप्शन है। हमने ये तो देख लिया कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, पर अब आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और जरा भविष्य के बारे में सोचते हैं। आगे क्या होने वाला है? मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम हमारे आसपास के डेटा में और भी गहरे और कॉम्प्लेक्स पैटर्न खोजते जाएंगे, वे हमारे बारे में, हमारी दुनिया के बारे में कौन सी ऐसी नई सच्चाइयां सामने लाएंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था।